बस एक लाइन पहला पॉइंट लिख लीजिए। इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन, इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन आर कॉल्ड कार्बन आयन। इसके अंदर सब आ गया। फॉर एग्जाम्पल CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH2 CH माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस या ये माइनस। एटसेट्रा, करेक्ट। इन सब में निगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट है? कार्बन पे। दैट्स वाई जैसे कार्बोकटायन बोलते थे वैसे ही इसे क्या बोलेंगे? कार्बन आयन बोलेंगे। ठीक है। बोले कार्बन आयन का क्या ज्योमेट्री फिक्स बोल सकते हैं या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? इसलिए इसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं बोल सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल CH3 माइनस में इस कार्बन का ज्योमेट्री निकालने के लिए नहीं लगता कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया, तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया, देन हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp3। देन व्हाट इज द ज्योमेट्री? बोलिए सब लोग एक साथ। टेट्राहेड्रल शेप। कैसे काम चलेगा भाई? काम चलेगा? शेप और ज्योमेट्री यहाँ पर सेम है। शेप क्या बोलेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। बोलिए मेरे साथ, ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल मोटा मोटी जस्ट लाइक, नहीं भाई अमोनिया के जैसा रहेगा। 107 भी थोड़ा कम ही रहेगा, राइट। वहाँ तो लोन पेयर था, यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज और ज़्यादा रिपल्सन होगा ना। कम होगा या ज़्यादा होगा? लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्सन फिर भी थोड़ा सा रॉन्गली बट करेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली 107। एग्जैक्टली यहाँ पे 109 होगा? नहीं होगा। तो बॉन्ड एंगल लिख लीजिए, ऑलमोस्ट 107। चलिए इस कार्बन का ऑप्शन बताइए फास्ट, खुद कैलकुलेट कीजिए। क्या सही है? इस कार्बन का ऑप्शन बताइए। sp। इस कार्बन का ऑप्शन बताइए। इसमें तो कांस्टेंट कंडीशन था भाई, sp हो ही नहीं सकता है, राइट। चाहे कैटायन हो या रेडिकल हो। तो यहाँ पे इसका आप लोग गेस कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं? गेस तो करना ही नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें कैटायन रहेगा या फ्री रेडिकल रहेगा या नेगेटिव चार्ज, हर केस में क्या होता था? sp2। लिखिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन पढ़ना है, रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बन आयन नहीं। रिएरेंजमेंट किसका पढ़ाए हैं? कार्बोकटायन का, राइट। और तो रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन में आप देखे हैं कि रिंग का एक्सपेंशन और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी कैसे होता है। तो ऐसा रिएक्शन में कहीं मिलेगा तब तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, ऑनलाइन के बच्चे सुन पा रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का, ठीक है।
तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के लिए फिर से सेम थ्योरी, कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा करना चाहेगा या कम करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। तो कार्बन आयन से और कम करेगा बाय वे ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के नाम पे 3 ही इफेक्ट ना जो इलेक्ट्रॉनिक है। कौन कौन सा? हाइपर, उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव। इसी 3 से काम चलाना है। एंड ऑल्सो वी नो दैट कि कार्बन और निगेटिव चार्ज के साथ हाइपर नहीं होता है, बट उसको भी काउंट में लेंगे। समटाइम्स डायरेक्टली नहीं होता है भाई, इनडायरेक्टली तो होता है। डायरेक्टली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोकैटायन के लिए -M डायरेक्टली नहीं करता है। कार्बोकैटायन के साथ कोई भी -M ग्रुप डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा, बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो तो इनडायरेक्टली तो इफेक्ट करता है। दैट्स वाई इसको अकाउंट में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई पूछा है हाइपर कंजम्पशन इसको स्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। हाइपर कंजम्पशन तो आप तो बोलिए सर हाइपर कंजम्पशन होगा ही नहीं निगेटिव चार्ज के साथ, बट समहाउ समटाइम्स इनडायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, बिकॉज रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई भी प्रोसेस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट या उसका मेसोमेरिक इफेक्ट पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। इसका मतलब ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ए मोर स्टेबल है और ए लेस स्टेबल है। इसका मतलब लिखिए एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases stability of carbon ion and any electron donating group decreases stability of carbon ion. एक और पॉइंट लिखिएगा नीचे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। एक और पॉइंट लिखिए, -M and -I इफेक्ट increases stability of carbon ion and +I +M and hyperconjugation and +I +M and hyperconjugation decreases stability of carbon ion. चलिए भाई, थ्योरी इतना ही था, अब बाकी सब प्रॉब्लम है। यहां देखिएगा,
ए, बी एंड सी में, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या रहेगा? एक मिनट रुकिए। पहला तो है कि sp, sp2 एंड sp3 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? और हर केस में निगेटिव चार्ज लोकलाइज है, डी लोकलाइज नहीं है। कोई रिजोनेंस या हाइपर में इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। क्या यहाँ पे रिजोनेंस कर रहा है? यहाँ पे रिजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे कुछ डी लोकलाइजेशन है, तो कार्बन पे ही बैठा हुआ है। नेक्स्ट, अगर हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और सेम पीरियड, तो यहाँ तो सेम पीरियड का सेम एटम ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ड्राइविंग फोर्स होता है। तो sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा टॉलरेबल, ज़्यादा फेवरेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पॉइंट ऑफ व्यू से CBA एक सबसे कम रहेगा, क्योंकि दूसरी बात है कि पहली बात है कि सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे sp3 कार्बन पे है, और दूसरी बात है कि प्लस आई भी हो रहा है, हाँ या ना? बाकी जगह तो इसका प्लस साइज नहीं रहेगा, करेक्ट? दैट्स वाई इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को मिला दिया जाए तो C ग्रेटर B ग्रेटर A। बट यहाँ पे मेन जो मैंने क्वेश्चन लिया वो हाइब्रिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। समझ में आ गया बातें? लिखिए, और साथ में पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या था वो भी लिख लीजिएगा। क्लास में जब टीचर कुछ सिखाते रहते तो उसको ध्यानपूर्वक समझिए कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? इसके लिए, इस निगेटिव चार्ज के लिए पूरा एक ग्रुप है, एक ग्रुप का काम करेगा, एग्री? एक कौन सा ग्रुप है? इज इट अल्काइल या हैलो अल्काइल? अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो अल्काइल तो माइनस आई, है या ना? तो जिसको मैंने सर्किल किया उसमें सबसे ज़्यादा, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये 3 सर्किल किया, उसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका रहेगा? CH2 माइनस के लिए सबसे ज़्यादा C का रहेगा, क्योंकि हैलो अल्काइल का माइनस आई के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल था हैलोजन, राइट? इसका अगर इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं तो फेसिंग एटम पे यहाँ देखिएगा, और जो रिस्पॉन्सिबल था वो डायरेक्टली इसी कार्बन पे आ गया और क्लोज आ गया। सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका रहेगा? C का, और सबसे कम माइनस आई किसका रहेगा? ऑल आर माइनस आई, राइट? बिकॉज ऑल आर हैलो अल्काइल एंड हैलो अल्काइल आर शोइंग विच इफेक्ट? इन माइनस आई इफेक्ट, करेक्ट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर क्या रहेगा स्टेबिलिटी का? CBA। पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए। सबको बातें समझ में आ गया? चलिए, दिस कार्बन आयन, एक मिनट, दिस कार्बन आयन स्टेबलाइज बाय विच सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट? विच सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट? कैसे काम चलेगा रूबियल?
आपका आंसर गलत नहीं है, मैं नहीं बोला गलत है, बट आपने यहाँ पे देखा कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो भाई ये माइनस आई तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, वो तो बोलना ही है, बट जहाँ पे इंडक्टिव और मेजोमेरिक दोनों होते रहता है तो जनरली हम लोग किसका बात करते हैं, मेजोमेरिक का इन जनरल, एक आध जगह एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो, राइट। तो दिस निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाई -7 -i, अगर ऑप्शन आएगा दिस निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाई, और ऑप्शन में -a -i बोथ, नन ऑफ दिस, तो बोथ बोलना है, बट हम लोग आंसर देने के लिए कौन सा दिमाग में चलेगा, -m। तो इसके लिए -m हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऑल दिस कार्बन आर स्टेबलाइज बाई -7 -i, बट ऑर्डर दीजिए अकॉर्डिंग टू -m, अकॉर्डिंग टू व्हाट। तो सबसे ज़्यादा -m किसका, ये तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के असाइनमेंट में मिल रहा होगा, किसका, और अल्डिहाइड में और इसमें ये ऑर्डर निकाले थे कहीं पे हम लोग, बोलेंगे ही नहीं, इसका ज़्यादा होता है -m। वजह बताया था ना कि इसका प्लस आई के कारण यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहता है, दैट्स वाई ऑर्डर क्या हो जाएगा, ABC, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू -m, सही है ना। ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा था, वजह एरोमेटिसिटी, लिखिए एग्रेटन बी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो देखिए एक्चुअल में अगर आज के क्लास में नहीं लेते तो आपका माइंड में एक क्लिक करता, और होना भी चाहिए था, कि ये निगेटिव चार्ज की वजह से सिस्टम एरोमेटिक है, और कोई भी एरोमेटिक कैटायन और अनायन विग्रसली इन्वॉल्व रहता है रेजोनेंस में, राइट। तो एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बट ये ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि सर एरोमेटिक कार्बन अनायन है, ये नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन है, तो एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट लाइक कार्बोकैटायन आप सोचते, इसलिए मैं उस एग्जांपल को पैरेलली रखा हूँ, बट ये ऑर्डर नहीं होता है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आपको नोट करके बातें लिखना चाहिए। बोलिए यहाँ पे, एक मिनट, इन ये सब कैसा पाई बॉन्ड है, होमोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, राइट। तो हेट्रोएटॉमिक अब समझ में आ जाएगा कि मैं किसके लिए क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के लिए हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड का -m इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट होता है, और इतना ज़्यादा, मैं लिखवा दूंगा, इसको लैंग्वेज दे दूंगा, इतना ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो एरोमेटिसिटी के फैक्टर पे भी डोमिनेट रहता है, करेक्ट। उसके पीछे का वजह है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होता है कार्बन पे नेगेटिव का होना,
क्या होता है, तो कार्बन पे अगर निगेटिव है और स्पेशली अगर वो sp3 कार्बन है तो उससे ज़्यादा बेसिक पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं रहेगा। जैसे आप सुनते हैं ना NaOH KOH हार्ड बेस, बट वो तब तक सुनते थे जब तक कार्बन का एंट्री नहीं हुआ था। अब sp3 कार्बन पे अगर निगेटिव रहेगा तो उन सबसे बहुत ऊपर रहेगा। इसलिए मैं एक कॉमनली बोलते रहता हूँ कार्बन पे निगेटिव चार्ज होना बहुत बड़ी बात है। और sp3 कार्बन है तो उसका बेसिसिटी सबसे टॉप पे रहेगा। इन सब बातों को आप लिविंग ग्रुप में और भी समझ पाएंगे। एक लाइन लिखिए, इन जनरल इन केस ऑफ कार्बन एंड, इसको 3 स्टार देख लिखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस था। इन जनरल इन केस ऑफ कार्बन एंड मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर for a most stabilizing factor is minus m effect of heteroatomic double bond, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। मतलब इस एक कैटेगरी अगर इसका -m प्रेजेंट है, अगर ए प्रेजेंट है रेजोनेंस कर रहा तो इसलिए -m एंड -m, तो मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसको लीजिएगा। दिस इज द वजह कि इसमें जब कंपेयर कर रहे थे तो ये हो रहा था ड्यू टू एरोमेटिसिटी स्टेबलाइज, राइट, बट ये क्या हो रहा था, इसके -m से किसका -m है, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का या हेट्रोएटॉमिक का, तो मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसको बॉक्स में कर दिएगा इसे उनको। ये जनरल ट्रेंड से अलग है ना, याद रहेगा इसके बाद। चलिए इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन। अब यहाँ देखिए भाई, इन चारों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड, देखिए एग्जाम्पल लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखिए, बिल्कुल गलत है, सबसे पहले दिमाग में अभी एक मिनट रुके। ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय, बोलिए -m एंड -m, करेक्ट। बट भाई ये तो सब में कॉमन रखा ना, तो आंसर कॉमन फैक्टर से देखते हैं या अनकॉमन फैक्टर से देते हैं। एग्जाम में आएगा तो क्या कॉमन फैक्टर से आंसर दीजिएगा, वो तो सबके लिए कॉमन है। तब अनकॉमन फैक्टर यही तो है। इन चारों का -m का ऑर्डर आपको नहीं पता है। इन चारों में सबसे ज़्यादा -m किसका रहेगा, बोले तो एल्डिहाइड का, उसके बाद इसका रहेगा,
उसके बाद एस्टर का रहेगा भाई, और सबसे कम एसिड का है। किसका? -m का ऑर्डर है। इसका मतलब इसका अगर आंसर एग्जाम में नहीं दे के आते हैं तो कार्बन आयन में प्रॉब्लम नहीं है, में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में प्रॉब्लम है। करेक्ट? अब आंसर मिल गया सबको। दोबारा मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि -m का ऑर्डर है, या आप समझ में आ गया है? क्योंकि -m का तो सारा ग्रुप में वहाँ पे ले चुका हूँ, इसी दिन के लिए थे। जब मुझे रिक्वायरमेंट होगा आपके हेल्प का तो आप आंसर फास्ट दे सकें। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा एवरीवन? B ग्रेटर दैन A ग्रेटर दैन C ग्रेटर दैन D। अ पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। ठीक है? हो गया ना? ABC में क्लोरीन है। इट इज नॉट फॉस्फोरस, इट इज क्लोरीन। दिस वन इज क्लोरीन। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, सब में 4 क्लोरीन, राइट? बट सबसे ज़्यादा ये यहाँ से देखिए, सबसे ज़्यादा -I किसका दिखता है? A का, उसके बाद C का, और सबसे कम B का। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अकॉर्डिंग टू -I इफेक्ट लिख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अकॉर्डिंग टू A और B में, A एंड B में A+M है या -M है? वेरी गुड सर, दोनों है। एग्री? A+M है या -M है? सर दोनों है। अब मुझे भाई -M का ऑर्डर चाहिए इन दोनों में। क्या बोले? बहुत गलत बात है। आप लोग ऐसे आंसर देते, ऐसे मत प्लीज दीजिएगा एग्जाम में। क्या बोले? -M का ऑर्डर B ग्रेटर देन A होगा। दोनों है, बट दोनों में -M क्या है तो आप फेसिंग एटम पे कुछ देखने, उस टाइम पे फिर इसका रोल प्ले होता है। अग्रे? इसका रोल से क्या हो रहा है? क्या समस्या है आप लोग को? अग्रे? तो फेसिंग एटम पे इस मेन गेट पे अगर एक पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होता है, इसका लेने का टेंडेंसी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? क्या कह रहा है? तो सर ये भी तो एक काम करेगा, एक करेगा बट डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर पाएगा। तो बोले किसका पुलिंग पावर ज़्यादा रहेगा? किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बाई -M भी बाहर से लेने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा? एक का ज़्यादा रहेगा ना भाई। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में? देन क्योंकि तो यहाँ पे A ग्रेटर देन B कर दे। आपको क्या लगा? ये नज़दीक है, राइट? बट नज़दीक होकर भी मतलब एक क्लोज रहकर भी दूर है।
ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। इस कार्बन के लिए इसका इफेक्ट ये दूर रहकर भी इस कार्बन के लिए क्लोज है ड्यू टू रेजोनेंस। समझे बात को? इसलिए कितना बार तो हजारों बार, नॉट ए सिंगल टाइम बोले हैं कि बेंजीन का अगर देखना रहेगा तो उसके अंदर कोई ग्रुप रहेगा फिर भी वो दोनों इफेक्ट शो करता है, बट फिर उस ग्रुप का क्या रोल है, तो उसका पावर में कौन ज़्यादा रहेगा तब उसका रोल देखिएगा। और कहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा देखिएगा? फेसिंग कार्बन पे। समझे? नोट्स पढ़िए, मेरा क्लास नोट्स, जितना बार पढ़िएगा उतना बार सीखिएगा, ठीक है? अब बोलिए ए और बी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या बोले? तभी तो इसका आंसर दे दिए। दिस कार्बन आयन स्टेबलाइज बाय -m, इसका -m से स्टेबलाइज होगा। इस कार्बन आयन के लिए कौन सा m शो करेगा? इसके पास दोनों m है, इस कार्बन आयन के लिए कौन सा शो करेगा? इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, इसको मजबूरी में -m शो करना पड़ेगा। एग्री? तो इन दोनों में इसका -m ज़्यादा है, इसका -m कम है, तो स्टेबिलिटी क्या रहेगा? ए घटन बी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन विथ प्रॉपर रीजनिंग। पहले एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखते नहीं दिमाग काम करता नहीं है। बी ए चलिए बी और ए में तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं है। आपको जहाँ पे ऑर्डर उल्टा उल्टा आ रहा था भाई, इसका कौन सा एम देख रहे हैं? बोलिए -m। इसका भी कौन सा देख रहे हैं? बट इन जो दो सर्किल मैंने बनाया उसमें किसका -m ज़्यादा है? मुझे लगता है इसका -m ज़्यादा रहेगा। वजह इसमें अनकॉमन फैक्टर है OR और CH3। भाई ये CH3 इस रिंग के साथ क्या करेगा? हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे निगेटिव डेवलप होगा, और ये क्या करेगा? रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे निगेटिव डेवलप होगा। तो रेजोनेंस ज़्यादा निगेटिव डेवलप करेगा या हाइपर कंजुगेशन? तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा, इसका पुलिंग -m कम ना, और यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम, -m ज़्यादा। एक लाइन का था, समझे नहीं समझे बात को? जहाँ पे रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई भी प्रोसेस होते रहेगा तो आपको मेन गेट पे उसका इम्पैक्ट देखना है, इफेक्ट देखिएगा, ठीक है? तो जो मैंने समझाया उसको लिख लीजिए वर्ड में। समझ में आ गया बात है?
ये तो रेजोनेंस के चैप्टर से ही ऐसा काम चल रहा है नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ा जाए। इन चारों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो हैलोजन का एक ग्रुप है BnC, इस ग्रुप का इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तब इस ग्रुप का माइनस आई सोचना है, करेक्ट। इस ग्रुप का इसके साथ कंपेयर कीजिएगा माइनस आई सोचेंगे। बट ये तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अपना कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर दिस, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। बोलिए हाइपर कंजुगेशन, डायरेक्टली तो इसके साथ हाइपर कंजुगेशन नहीं कर रहा है, बट हाइपर कंजुगेशन का यहाँ पे फैक्टर इन्वॉल्व है या नहीं है, इस कार्बन के लिए इन्वॉल्व है, एग्री। तो अब तो ये तो समझ में आ गया कि इस ग्रुप का इन दोनों से ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, क्योंकि माइनस आई, इसका माइनस आई लेंगे, इसका हाइपर कंजुगेशन, तो माइनस आई से इसको स्टेबलाइज करेगा। बट BnC के बीच में और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देखने का मतलब इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखना, और इंटरमीडिएट का बात करना मतलब इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी का बात करना मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, राइट। तो विद इन BnC वेन कंपेरिजन विद इन हैलोजन, और अगर हैलोजन यूज कर रहा है तब उसका प्लस हम देखते हैं। हैलोजन के अंदर क्या देखते हैं, और हैलोजन का दूसरे के साथ रहता है तो क्या देखते हैं, माइनस आई। तो BnC के बीच में क्लोरीन और फ्लोरीन का क्या दिखेगा, प्लस से हम देखेंगे। तो किसका प्लस से ज़्यादा, क्लोरीन का। तो इन दोनों में कौन यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप करेगा, फ्लोरीन ज़्यादा करेगा और क्लोरीन कम करेगा। तो अब बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, उसके बाद C रहेगा, करेक्ट। और उसके बाद D और सबसे कम A। ऐसा क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी बातें समझ में आ गया। यहाँ देखिए भाई, ये बातें मैं 2-3 जगह लेकर आऊँगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है, किसी भी मॉलिक्यूल से H+ को रिलीज करने के बाद जो बचा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। किसी भी मॉलिक्यूल से H+ को रिलीज करने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो मान लेते हैं कि यहाँ से H+ को रिलीज कर दिए, तो H+ को रिलीज करने के बाद A- को क्या बोलेंगे, बोलिए। इसको यहाँ पे थोड़ा लेंगे, बाद में तो इसका चैप्टर ही पढ़ना है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंजुगेट बेस, ठीक है। किसका, HA का, करेक्ट।
तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि A माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ विच एसिड, तो क्या करना है, उसमें H प्लस जोड़ दीजिए। किसका है कंजुगेट बेस है, उसके लिए क्या करेंगे, तो H प्लस हटाने के बाद उसका नाम पड़ा होगा कंजुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल NH3 इज कंजुगेट बेस ऑफ विच एसिड, NH3 को बोल रहे हैं कंजुगेट बेस, अब पूछ रहे हैं कौन सा एसिड का है, मतलब H प्लस हटाने के बाद किया गया होगा बात, कंजुगेट इसका नाम पड़ा होगा, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस H प्लस को रिलीज करने के बाद नाम पड़ता है, याद रहेगा। तो इसमें H प्लस जोड़ेंगे तो NH4 प्लस नजर आएगा, तो NH3 इज कंजुगेट बेस ऑफ NH4 प्लस। नहीं, H2O इज कंजुगेट बेस किसका, H3O प्लस। O माइनस इज कंजुगेट बेस H2O। इतना आसान है, तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए। अब बताइए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वीक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो एक्चुअल में ध्यान सुनिएगा, सपोज कीजिए कि मैं इस मार्कर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ज़्यादा स्टेबल हूँ, तो किसी दूसरे को मार्कर देने का टेंडेंसी मेरा कम रहेगा। वैसे ही निगेटिव चार्ज कहीं पे अगर ज़्यादा स्टेबल है तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या रहेगा, कम रहेगा ना। निगेटिव चार्ज अगर का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम मतलब बेसिक कैरेक्टर कम। लुईस बेस का वही डिफिनेशन है, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सपोज कीजिए कि A माइनस, जिसका नाम कंजुगेट बेस बोले हुए हैं, राइट, A माइनस का स्टेबिलिटी ज़्यादा, करेक्ट, A माइनस का स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम। इसका स्टेबिलिटी या इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर डायरेक्टली रहेगा या इन्वर्सली रहेगा, उल्टा चलेगा, राइट। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम तो इसके साथ वापस री इन होने का चांस कम, एग्री। और इसके साथ वापस री यूनियन होने का चांस कम, मतलब H प्लस का अमाउंट ज़्यादा, H प्लस का अमाउंट ज़्यादा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो एसिड का काम क्या था, H प्लस देना, समझे बात को। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी और इसका कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली, हाँ ना बोलिए कुछ, राइट। और इसका स्टेबिलिटी और इसका कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या बोल सकते हैं, इसका स्टेबिलिटी और इसका एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस और एसिडिक का स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी एसिड का एसिडिक कैरेक्टर के लिए 90% केस में देखिएगा मैं उसका कंजुगेट बेस बनाता हूँ, उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालता हूँ, और जो उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है वही उसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनता है 90% केस में। 10% तो एक्सेप्शन रख के चलते हैं। बात समझ में आ गया। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब ये वापस इधर जाने का चांस कम। वापस कब जाता है, जब ये आपस में जुड़ता। अब वापस से कब जुड़ता, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम, मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गया, हाँ या ना, करेक्ट। तो अभी के लिए बस एक लाइन लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये बात रिएक्शन में भी और टोटोमिज्म में भी बहुत बार आएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा सब लोग, आज के बाद किस, ये इसका पिक पॉइंट मतलब मेन टाइम ये है समझाने का। CH2 को पढ़ते हैं मिथाइलिन, CH3 को पढ़ते हैं मिथाइल,
CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। तो CH2 को आज के बाद पढ़िएगा मिथाइलिन। मिथाइलिन पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। और CH2 के दोनों तरफ अगर -M ग्रुप है, क्या है? -M ग्रुप, या CH2 के दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, जनरली -M ही हम लोग लेते रहते हैं, तो इस CH2 को बोला जाता है पढ़िए मैंने क्या लिखा, एसिटिक नहीं लिखे हैं भाई, एक्टिव मिथाइलिन, करेक्ट। तो एक्टिव लिखने का मेन वजह यहाँ पे है इसका हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर से। एक्टिव मिथाइलिन में तो एक्टिव है, तो एक्टिव में कौन रहेगा? इसका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो एक्टिव मिथाइलिन है इसका मतलब है कि उस टाइप का मिथाइलिन जिसके दोनों तरफ -M ग्रुप है, तो उस CH2 का हाइड्रोजन हाईली एसिडिक इन नेचर रहेगा। इस वजह से वो CH2 रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, करेक्ट है ना। तो लिखिए एक्टिव मिथाइलिन मीन्स हाइड्रोजन ऑफ दैट CH2 इज हाईली एसिडिक इन नेचर। एक्टिव मिथाइलिन मीन्स अगर ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग एक्टिव मिथाइलिन बोलेंगे। और एक्टिव मिथाइलिन मीन्स हाइड्रोजन ऑफ दैट CH2 इज हाईली एसिडिक इन नेचर। लिखते जाइए। इतना सारा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आपको टिक लगाना है इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है। सब में CH2 मैंने बीच में सैंडविच किया हूँ। इसमें कौन कौन सा CH किसमें किसमें एक्टिव मिथाइलिन है? क्या इसको एक्टिव मिथाइलिन बोलेंगे? इसके तरह A- में भी क्या है? ये एक्टिव मिथाइलिन है। ये एक्टिव मिथाइलिन है, क्यों नहीं भाई? -M ऐसे ज़्यादा ओह सेम हो गया। चलिए, ये भी एक्टिव मिथाइलिन है। ये एक्टिव मिथाइलिन है या नहीं है? करेक्ट। ये एक्टिव मिथाइलिन है या नहीं है? बोलिए कॉन्फिडेंस से है। ये -M अभी क्या 2 -M के पीछे सैंडविच रहेगा तो उसको एक्टिव मिथाइलिन बोलने के लिए बोला गया है, राइट। ये एक्टिव मिथाइलिन है या नहीं है? है। ये एक्टिव मिथाइलिन है या नहीं है? सर इसके एक तरफ तो -M है, दूसरे +I हो गया। हाइपरटेंशन तो बोलेंगे नहीं कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज के साथ हाइपरटेंशन, तो ये डोनर हो गया ना भाई। एक्सेप्टर है या डोनर है? इसलिए अरे एक तरफ एक्सेप्ट डोनर हो गया तो फिर उसको एक्टिव मिथाइलिन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक्टिव मिथाइलिन है या नहीं है? ये तो इन सब में सबसे ज़्यादा है, आगे पता चलेगा। CF3 को सिर्फ -I मत मानिए। CF3 बहुत सारे के -M से ऊपर रहता है। इसको हम लोग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अकाउंट में लेते हैं, राइट। इसलिए मैंने इसको बोला था एक्सेप्टर। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ -M में फंस के रह जाइए। -M और बहुत बड़ा -M,
माइनस एम नहीं है लेकिन फिर भी ये माइनस एम से ऊपर का चीज़ है, राइट। समझ गए। तो एटलीस्ट अब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्टिव मिथाइलिन अगर कहीं पे मैं खोजने के लिए बोलूँगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, नहीं होगा, दोनों तरफ एक्सेप्टर रहना चाहिए। CH2 सैंडविच होना चाहिए दो एक्सेप्टर के बीच में, राइट। CH2 सैंडविच होना पड़ेगा दो एक्सेप्टर के बीच में। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है, A से लेकर G तक एक्टिव मिथाइलिन किस वजह से इसको नाम दिए? वो तो था कि कंडीशन, मेन वजह था क्या उसका, हाइड्रोजन एसिडिक हो। तो A से लेकर G तक CH2 का हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। और एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताने का तरीका क्या करना है, वहाँ से H+ को रिलीज करना, अभी तो सिखा है। H+ को रिलीज करके क्या बनाना है, कंजुगेट बेस। क्या देखना है, उस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी। तो बढ़िया से काम कीजिए A से G तक। सबसे ज़्यादा तो मुझे जी का लगता है, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद एक का, उसके बाद बी का, उसके बाद बोले तो ई का,
एफ तो एफ का भी देंगे, एक्टिव मिथाइलिन नहीं बैठे, एसिडिक ऑर्डर तो निकाल सकते हैं ई का, और उसके बाद डी का सबसे कम। एक्टिव मिथाइलिन नहीं है बट एसिडिक ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो इसका एच को रिलीज करके देखेंगे स्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे यहाँ से जब H प्लस रिलीज करेंगे तो दिस निगेटिव चार्ज कार्बन आयन स्टेबलाइज बाय -m बट डी स्टेबलाइज बाय +I, ऐसे तो बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से इसका कंजुगेट बेस कम से सबसे कम स्टेबल रहेगा। समझ में आ गया बात है? नहीं आया? कहाँ पे समझ में नहीं आया? C ग्रेटर देन A कैसे हुआ? कॉमन फैक्टर ये है भाई, और NO2 और इसमें किसका -m ज़्यादा होता है? NO2 का मैं बोला था ना बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। तो अनकॉमन फैक्टर तो ये दोनों था। इसका आप क्या ले रहे हैं, -I ले रहे हैं या -m ले रहे हैं? थोड़ा -m या वेरी स्ट्रॉन्ग -m? देन तो क्रिस्टल क्लियर था। क्या मुझे सब इस यहाँ पे सबका कार्बन आयन कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करना पड़ेगा या आप लोग समझ गए हैं? बोलिए, मैं एक बार कर सकता हूँ काम, समझ में आ गया है? CH3 CH2, यहाँ देखिएगा भाई बहुत आसान है, एक दो को समझा देता हूँ बाकी समझ लीजिएगा। यहाँ से क्या करना है, क्या रिलीज करना है? H प्लस, इसके हाइड्रोजन को ही मैंने बोला था, H प्लस को रिलीज करना है और कंजुगेट बेस बनाना है, और कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखना है। जो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वही इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर रहेगा। तो दो एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, एक A लेते हैं और एक C लेते हैं, करेक्ट। ए और सी देखिए, ए और ए यहाँ पे है और C यहाँ पे है, ठीक है। इस पे बहुत एग्जाम्पल करवाऊंगा, पूरा एक चैप्टर ही पढ़ाता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन 200% गारंटी आने का चांस बहुत ज़्यादा है, हर साल एक बार आ ही जाता है, ठीक है। अब बताइए, आप भूल जाइए कि एसिडिक ऑर्डर निकालना है, पहले ये बताइए कि इन दोनों में, इस दोनों कार्बन आयन में एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, ये तो कॉमन फैक्टर ना भाई, अनकॉमन है ये, दोनों में किसका -m ज़्यादा। तो आपको कार्बन आयन का एसिडिटी में प्रॉब्लम नहीं है, -m का इफेक्ट आप सही से रिविजन नहीं किए हुए हैं। इसका -m ज़्यादा होता है, राइट, इसका -m, तो इसका -m ज़्यादा रहेगा तो ये कम स्टेबलाइज करेगा या ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा? ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ देखिए, तो इन दोनों में ए मोर स्टेबल और ए लेस स्टेबल, तो इसका स्टेबिलिटी और इसका एसिडिटी में क्या रिलेशन था? डायरेक्टली। तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? मोर एसिडिक। और ये क्या है? तो वैसे ही सब में मैं यही काम सोचूंगा और सब में कार्बन आयन बनाकर कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे, और जो कार्बन आयन का मतलब कंजुगेट बेस, करेक्ट, और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा, वही काम किया गया है। इसलिए आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, स्पेशली आप करिए ए से जी तक सब में यहाँ से H+H+H+ रिलीज करके और सबका कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालिएगा घर पे बैठकर सोचकर। अरे दिमाग में चलते रहना चाहिए, ऐसे गेस नहीं करना है कि किसमें कौन सा इफेक्ट आप देख रहे हैं, करेक्ट। और जो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वही किसका ऑर्डर रहेगा? उसके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर रहेगा। किसका? जिस H+ को आप रिलीज किए हैं, जिसका आप रिलीज किए हैं, ठीक है। देखिए दिमाग में यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये रखिए कि भाई रेजोनेंस, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट अलग अलग है, सब एक है भाई, सब एक ही है, एक दूसरे का रिलेशन कर रहे हैं, राइट। हाँ, उसको समझने के लिए सबसे पहले रेजोनेंस देखे, बट ये तो पूरा एक चैप्टर बना के पढ़ा देना चाहिए, पूरा GOC, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है कि ज़्यादा डेप्थ रहेगा, अदरवाइज सब तो एक साथ मिक्स है। लेकिन इस पर ग्रिप तब आएगा, यहाँ देखिए, इसका मतलब डैम्सी और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का असाइनमेंट नहीं लगा है, बहुत प्रॉब्लम दिया हुआ है, बनाइए उसको तभी क्लियर होगा। रेजोनेंस का भी असाइनमेंट बनाइए,
क्योंकि जो आपको डाउट हो रहा है वो असाइनमेंट में क्वेश्चन डाला हुआ है। इसे असाइनमेंट अगर बन जाएगा, असाइनमेंट बनाने में टाइम लगेगा। और कल भी ये बात समझा रहे थे आपको। देखिए, अगर एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा और हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो बगल में गाना भी बजते रहेगा तो उसका धुन सुनाई नहीं पड़ेगा। दिमाग में ये रहेगा कि टाइम कम है, मुझे सब कुछ रिवीजन कर लेना है। नहीं सर, अभी तो पहले ठीक पढ़ाई चल रहा था, अभी मन नहीं। इस सबका मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम जब एडमिशन होता है, कैटलिस्ट में आते हैं बच्चे, तो फर्स्ट मंथ में बहुत सीरियस रहते हैं। उसके बाद फिर उनका कभी कभी इंटरेस्ट एक्सपोनेंशियली गिरते रहता है, राइट? ऐसा होता है, इसका मतलब आप कैजुअल हो गए। एक मिनट, वही अगर अप्रोच टीचर का भी हो जाए तो नहीं होता है हम लोग का, क्योंकि हर चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम दे रहा हूँ ना, या तो नहीं पढ़ाऊँगा, बोल दूँगा आप खुद से पढ़ लीजिए। इसमें मैं बोलता हूँ सरफेस केमिस्ट्री खुद से पढ़ लीजिए स्टूडेंट। मैं पहले से एक बैकअप, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बैकअप तो माइंड रहता है कि ठीक है बच्चे कर लेंगे। तो नहीं, किसी किसी चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। लेकिन अगर पढ़ाएंगे तो टाइम तो दे रहे हैं, तो टाइम दे रहे हैं तो इंटरेस्ट भी देंगे, कॉन्सेंट्रेशन भी देंगे। इसलिए वैसे ही कैजुअल नहीं हो रहना है। ये सोच के पढ़िए अभी सब लोग, बस लास्ट 5 मंथ, उसके बाद नहीं इस टाइप का। बाद में भी पढ़ना रहेगा, बट वो बहुत हैप्पी वाला मोमेंट रहेगा कि हाँ सुबह शाम तक पढ़ भी रहे हैं तो कम कैरियर बना हुआ है। 5-6 साल तक पढ़ेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। और यकीन मानिए, आप कितने भी बड़े आदमी हैं, किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपके लिए सेकंड गॉड से कम नहीं होता है। मैं इसको बहुत क्लोजली फील किया हूँ पिछले 5 डेज में। थोड़ा भी कुछ होगा ना, डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तो मतलब अगर आप वो भाई सेकंड, सच में सेकंड गॉड है। समटाइम आप डर जाते हैं ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2 टैबलेट देंगे तभी ठीक हो गया, राइट? इसलिए आप बहुत बड़ा जगह होता है। टीचर का तो यही रहता ही है, बट मैं तो टीचर हूँ, लेकिन मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो समझते हैं अगर आपको कुछ हुआ थोड़ा भी इफ एंड बट और ठीक कर दिए, कितना बड़ा बात है। इसलिए वो सच में सेकंड गॉड हैं। अब वो दूसरी बात है कि उस नोबल प्रोफेशन को अब आज के डेट में बिजनेस बना हुआ है, तो क्या कीजिएगा, वो टाइम का डिमांड है, उसमें नहीं जाना है। बट फिर भी है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। उसमें कुछ खड़ूस भी मिल जाएंगे। हालांकि डॉक्टर का और टीचर का थोड़ा नेचर, हाँ टीचर का थोड़ा डांटने का हक बनता है, बट डॉक्टर का तो भाई बहुत स्माइलिंग फेस होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अंदर से बीमार है तो ऐसे ही मोरली डाउन है, राइट? और उसको कुछ नहीं, अगर मोरल एक सपोर्ट दे दिया जाए, कुछ ना है, खाइए ना ठीक हो जाएगा। ये सब जनरल बात है, एक सही है ना बात? नहीं, वो बहुत बड़ा नेचर है। समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे बॉडी में आप लोग तो पढ़ते हैं बायोलॉजी में, इम्यून सिस्टम क्या होता है, कुछ एक सिस्टम रहता है जो खुद भी स्ट्रॉन्ग होता रहता है, डेवलप होते रहता है। वो यहाँ से भी कंट्रोल होता है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं है, मैं रिकवर हो जाऊँगा, कुछ कर लूँगा, तो क्या होता है कि वैसा बॉडी अपना फंक्शन करना स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैजुअल अप्रोच नहीं होना पड़ेगा। आज से ही जाके सोचिए तो कि नहीं मुझे लाइफ में डॉक्टर बन ही जाना है, चाहे कोई भी कुछ करते रहे, कोई भी कुछ बोलते रहे, पढ़ते रहना है। पढ़ाई के लिए आप एक 1 आवर निकाल लीजिए ना। 1 आवर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिए तो 2 आवर के बराबर हो जाएगा। 1 आवर अगर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लिए तो 2 आवर के बराबर हो जाएगा। ऐसे आपको टाइम चुराना पड़ेगा। ये नहीं चलो अब तो छुट्टी मिल गया, हाँ नहीं ये तो नीट का मुझे भी नहीं पता है भाई कुछ। अरे सब यूट्यूब वगैरह पर फिर भी नहीं कीजिएगा जब तक कि नोटिस नहीं आता। नोटिस तो कुछ नहीं आया है, बट हम लोग मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 5 मंथ इन हैंड है, तो 5 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। इतना कुछ पढ़ने के बाद 5 मंथ बहुत बड़ा टाइम है। लेकिन बस जो असाइनमेंट मिलता है उसको लगाते चलिए। बाद में जब असाइनमेंट जमा करते रहेगा ना, कैटलिस्ट का तो जमा हो जाएगा, फिर लास्ट में नहीं कब खत्म होगा। मेरा क्लास नोट्स खासकर ऑर्गेनिक का अगर जो असाइनमेंट दे रहे हैं उतना कीजिए, काम चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाइए, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। 5-10% जो होता है ना, कुछ क्वेश्चन होता है कि आउट ऑफ वे पूछा जाता है,
नीट का या IPMT का नहीं, लेकिन क्वेश्चन बैंक में स्टेट का भी तो है अलग अलग, तो सब क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ वे हो सकता है, बट जनरल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जितना आपको आएगा। इसे थोड़ा मन लगा दीजिए दोबारा, ठीक है। आप लोग को तो हम लोग से ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता होगा। खाना बनाना पड़ता है सुबह शाम तक? बनाते हैं घर पे जाकर खाना? नहीं बनाते हैं ना। सिर्फ आपको क्या ड्यूटी है कि सुबह उठ के ब्रश करना है, मिल गया सब कुछ, आ गए। और ऐसा रहता है कि 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर साइकिल चला कर ट्यूशन जाना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ, देखते हैं लोग एक रेलवे में डी ग्रेड के जॉब के लिए कितना फाइट कर रहे हैं, न्यूज़ में देखते होंगे, राइट। भाई नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा। जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और वहाँ पे पहुँचिए, नहीं तो सही जगह पे नहीं पहुँचने में बहुत लाइफ में फ़ाइट हो जाती है। और नहीं तो फिर दोबारा खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपका क्वालिटी, सब लोग यही सोचेगा कि नहीं खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पूरा डॉक्टर कौन बनेगा। तो एक पूरा सेक्शन हर साल चलना चाहिए ना, क्योंकि कुछ बन रहे थे, कुछ रिटायर भी तो हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर इतना तो डॉक्टर है लेकिन जो रिटायर हो रहे हैं वो सब दिन वही थोड़े देखते रहेंगे। इसलिए आप मन लगा के काम कीजिए। आपको कोई 20 किलोमीटर साइकिलिंग नहीं करना पड़ रहा है आने जाने के लिए, और ना ही घर पे जाकर दोबारा खाना बनाना पड़ रहा है। हम लोग सुबह शाम भाई खाना बनाना पड़ता था, खाना बनाकर पढ़ना है, उसमें ही डोडोब लगाना है। अब उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट मन में मैं गांव से निकल कर यहाँ तक IIT तक पहुँच गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रैंक छोड़िए, IIT में एक सीट मिल गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसमें भी इतना फाइट करके चीज़ों को, सुबह शाम खाना बनाना, आज नमक नहीं है, कल हल्दी नहीं है, कल चावल नहीं है, आज रात में खाना बना रहे हैं गैस ख़त्म हो गया, पानी पी के सो जाइए, राइट। तो वो सब चीज़, लेकिन वो चीज़ मतलब वहाँ पे तैयारी करने के टाइम पे इतना झेल लिए हैं कि ये सब फाइट कुछ छोटा छोटा फाइट नज़र आता है। इसलिए वो फाइट नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ आपको पेरेंट्स दे रहे हैं, इसलिए लगता है कि अच्छा है तो थोड़ा कष्ट हो रहा है। आप पेरेंट्स बनिएगा तो फिर बच्चों को आपको उतना करना पड़ेगा ना। तो आप वाला फाइट आपके बच्चे नहीं देखे हैं, उसके लिए आपको तो फाइट करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा मन लगाइए। इतना आप लोग सुनते हैं, मैं तो गुवाहाटी का भी इतने सारे डॉक्टर का यूट्यूब पे इंटरव्यू सुनता हूँ। सबका बैकग्राउंड है कि गांव में यहाँ पे थे, शहर में नहीं थे, गुवाहाटी नहीं थे, कहाँ थे, गांव में थे। वहाँ से निकल के पढ़े, डॉक्टर बने, आज के डेट में इतने बड़े पोस्ट पे हैं, आज के डेट में खुद का उनका हॉस्पिटल है। तो ये सब इतना मोटिवेशनल आपके लिए है, आप बातों को जान रहे हैं, अब फिर भी उसको नहीं अप्लाई कर रहे हैं, बोलते हैं मन नहीं लगता है सर। चलिए, मन नहीं लगाता है तो भाई मन लगाइए। कोई मार्केट में दवा नहीं मिलेगा मन लगाने का। ABCNT लास्ट एग्जाम्पल कार्बन आयन का। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जब आंसर दे रहे हैं तो आपके दिमाग में कौन सा फैक्टर चला है। तो सबसे स्टेबल कौन, डी, उसके बाद DCBA। इसका मतलब आपने एंगल स्ट्रेंथ सोचा, बोलिए हाँ। सो क्रॉस कीजिए। ए ऑर्डर अकॉर्डिंग टू व्हाट, एंगल स्ट्रेंथ। कुछ सोचकर ही एग्जाम्पल लिए थे। एक्चुअल में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहना बहुत बड़ी बात है, राइट। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। कौन सी बड़ी बात, पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर रहता है, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन में रहता है, राइट। तो रिंग के केस में, और रिंग के केस में, और स्पेशली कार्बन आयन के केस में, एंगल स्ट्रेंथ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट रहता है। कौन डोमिनेट रहता है,
इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कार्बोकैटायन में कौन सा फैक्टर डोमिनेट था? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे एंगुलर स्ट्रेंथ। कार्बन आयन में कौन सा? एंगुलर स्ट्रेंथ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो लिखिए, इन केस ऑफ कार्बन आयन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट ओवर एंगुलर स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट ओवर एंगुलर स्ट्रेंथ, इसको भी बॉक्स में कर लीजिएगा। हो गया ना? तो अब बताइए, यहाँ देखिएगा, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचना है। CH2 यहाँ पे कितना CH2? 3। यहाँ पे कितना CH2 भाई? 4। और यहाँ पे कितना CH2 एवरीवन? 5। ये CH2 है ना सब? और CH2, ये दोनों CH2 मिलकर इसके लिए क्या? प्लस आई। यहाँ भी क्या? प्लस आई। यहाँ भी क्या? प्लस आई। तो नंबर ऑफ CH2 यूनिट इंक्रीजेज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। हाइपर तो यहाँ पे होगा नहीं, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है। अब प्लस आई स्टेबलाइज करेगा भैया या डीस्टेबलाइज करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। करेक्ट? तो बात समझ में आ गया? ये आपसे मिस्टेक हो सकता था क्योंकि आप कार्बोकैटायन से इन्फ्लुएंस रहते हैं रिंग में एंगुलर स्ट्रेंथ, दैट्स वाई मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। तो अब स्टेटिक ऑर्डर क्या रहेगा? A कटन, B कटन, C कटन, D। पॉइंट ऑफ व्यू लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा CH2 यूनिट इंक्रीजेज, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। तो एक क्लास और लेंगे तो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा। वो क्लास रहेगा फ्री रेडिकल का। किसका? फ्री रेडिकल। और तब मुझे लगता है कि मैं क्या स्टार्ट करें, एसिडिटी एंड बेसिसिटी या आइसोमेरिज्म? अगर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, एसिडिटी बेसिसिटी अभी एकदम पीक टाइम रहेगा समझने का। एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कवर कर लेते हैं, और फिर आइसोमेरिज्म समझाएंगे तो आपको टॉटोमेरिज्म समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके, आज के लिए इतना।